हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एंड चैनल। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो चलिए, जो आप सब थंबनेल देख करके आ चुके होंगे या आप सबको पता चल गया होगा या अभी बतला देते हैं। आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। तो आज हम बतलाने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के संपूर्ण वंश के बारे में। कितने वंश थे, कौन कौन थे और कैसे शासन किए, कौन सा वंश योग थे, कौन सा शासक बहुत ही योग था, प्रतापित था। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और बतलाते हैं ये सब के बारे में। तो आई होप कि आप सब वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, तभी वीडियो में कुछ समझ में आएगा, नहीं तो बाउंस करने लगेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बतलाते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत। तो आप टॉपिक देख चुके होंगे, आज का टॉपिक क्या है, दिल्ली सल्तनत। तो चलिए बतला रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। देखिए, दिल्ली सल्तनत में बात किया जाए कौन कौन से वंश शासन किए हैं, कौन कौन से शासक आकर के यहाँ पे शासन किया है, तो उसका देखिए, उसका एक बहुत अच्छा ट्रिक है। दिल्ली सल्तनत के सभी वंश का ट्रिक है। गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब खिले तो सांस लो। ठीक है, गुलाब से होता है गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सा से सैयद वंश, लो से लोधी वंश। गुलाम से गुलाम वंश नहीं लिखेंगे। खिले से खिलजी वंश, खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सा से सैयद वंश, लो से लोधी वंश। ठीक है, तो पूरे दिल्ली सल्तनत पर कौन सा वंश था? गुलाब खिले तो सांस लो। यह कब से कब तक था? तो यह 1206 से लेकर के 1526 तक था। और 1526 में बाबर आकर के आक्रमण करके मुगल वंश स्थापित कर दिया है, दिल्ली सल्तनत को खत्म कर दिया है। तो गुलाम वंश में खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, लाइन से है कौन कौन सा वंश है। तो पहले आया है गुलाम वंश, इसको मारकर खिलजी वंश, इसको मारकर सैयद वंश का लोधी वंश को मार करके सैयद वंश को मार करके लोधी वंश। तो चलिए अब ये जान लेते हैं, जो ये गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश है, ये कब से कब तक था? तो गुलाम वंश था 1206 से लेकर के 1290 तक, और ये 1290 से लेकर के 1320 तक, और ये 1320 से लेकर के 1414 तक, 1414। ये 1414 से लेकर के 1551 तक, और ये 1551 से लेकर के 1451 से लेकर के सही है 1526, 1451 से लेकर के 1526 तक लोधी वंश था। ठीक है, और इस वंश के संस्थापक कौन कौन है? तो उसका ट्रिक है एवक जल गया खीबों से। ये सब ट्रिक्स है, उसका ट्रिक है ऐबक जल गया खीबो से माने कुछ नहीं होता है, एवक जल गया खीबो से। एवक से होता है एवक, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। जल से जलालुद्दीन, खिलजी, फिरोज खिलजी या खिलजी। गया से गया सुद्दीन
तुगलक, खी से खिज्र खा, खिज्र खा, बो से बहलोल लोदी, बहलोल लोदी, बहलोल लोदी। ठीक है, से माने कुछ नहीं होता है। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक और सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खा, और लोदी वंश के संस्थापक आता है बहलोल लोदी। ये आपको समझ में आ गया होगा जो कौन सा वंश दिल्ली सल्तनत में शासन किया है और कितना कितना साल तक किया है शासन, तो और संस्थापक कौन है। तो इसमें सबसे ज़्यादा दिन तक कौन सा वंश शासन किया है, तो आप इसमें जोड़ घटा गुना भाग करके भी बदला सकते हैं, लेकिन इसका भी एक अच्छा सा ट्रिक है कार्यकाल का। कार्यकाल मानी कौन सा वंश माने कि सबसे ज़्यादा दिन तक शासन किया है, कौन सा वंश सबसे कम। उसका ट्रिक क्या है, उसका ट्रिक है तुगलक सखी। इसका ट्रिक क्या है, तो इसका ट्रिक है तुगलक सखी। तुगलक सखी, तू से तुगलक वंश, तू से तुगलक वंश, गु से ग से गुलाम वंश, ल से लोदी वंश, क से कोई वंश नहीं। देखिए इसमें गौर कीजिएगा, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, क से कोई वंश नहीं आता है, इसलिए इस ट्रिक में शामिल नहीं है। और स से सैयद वंश, स से सैयद वंश, ख से खिलजी वंश। ठीक है, तो कार्यकाल के अनुसार बन दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा दिन तक शासन करने वाला वंश कौन है, तो तुगलक वंश। दूसरा सबसे ज्यादा दिन तक तो गुलाम वंश, सबसे कम दिन तक शासन करने वाला वंश तो खिलजी वंश। किस वंश के बाद दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया है, तो लोदी वंश। और किस वंश के दिल्ली सल्तनत का शुरुआत किया है, तो गुलाम वंश। ठीक है, सैयद वंश यहाँ पे कुछ विशेष किया नहीं है, तो बीच बीचा का उतना ऐसे भी इम्पोर्टेंट नहीं रहता, या तो शुरू में रही या अंतिम में रही तभी ये वैल्यू होता है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा जो कौन सा वंश के संस्थापक कौन है, कौन सा वंश कब तक चला है, और कार्यकाल के अनुसार से सबसे ज्यादा दिन तक कौन सा वंश शासन किया है और सबसे कम दिन तक कौन सा वंश शासन किया होगा। अब इसके बाद आता है सबसे पहला कौन सा वंश है, गुलाम वंश। तो गुलाम वंश के बारे में बतलाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम बतलाने वाले हैं गुलाम वंश। सबसे पहला वंश कौन है, गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला वंश गुलाम वंश। अब गुलाम वंश जो है, तो गुलाम वंश के बारे में क्या पढ़ना है, देखिए क्या होता है। जब मध्यकालीन भारत की शुरुआत होता है, तो भारत में सर्वप्रथम जो आता है तो मोहम्मद बिन कासिम आता है, और वो जजिया कर स्टार्ट करता है, भारत पर आक्रमण करता है। सबसे पहला विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम रहता है। उसके बाद जो आता है मोहम्मद गजनी जो 17 बार आक्रमण करता है। 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर, 17वां आक्रमण जाट शासक पर, तो ये सब जो आक्रमण करता है। उसके बाद आता है गौरी आता है अरब से, और अरब से आने वाला प्रथम विदेशी आक्रमणकारी था वो गौरी जब आता है, तो गौरी अपने साथ गुलाम को लेकर के आता है। तो गौरी के 4 गुलाम थे, यालदोज, खुवाजा और कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। तो 4 गुलाम में से प्रमुख गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के बेटी से शादी करके और एक मानी दिल्ली सल्तनत का नींव रखने का मानी की शुरुआत वही किया था। कौन, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश में है, तो गुलाम वंश के हम सब जानते हैं संस्थापक जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, तो गुलाम वंश के संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। और यह कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, किसका गुलाम। तो ये गुलाम वंश नाम से क्या पता चलता है, नाम से ही पता चलता है, जिसमें जो शासक आएगा और उसका जो गुलाम रहेगा वो फिर जाकर के शासन करने लगेगा। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था गौरी का गुलाम। किसका, गौरी।
गुलाम किसका था? गौरी का। गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुल गौरी के 4 को गुलाम थे, यालदोज, खुवाजा और कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर बात की जाए कुतुबुद्दीन ऐबक तो कुतुबुद्दीन ऐबक का, और बात की जाए गुरु का नाम, गुरु बख्तियार काकी, बख्तियार काकी, ठीक है। और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति के नाम सेनापति, तो इसका जो गौरी का गुलाम था बख्तियार खिलजी, वही इसका सेनापति था। बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी सबसे एक बात जानते हैं, जब बख्तियार खिलजी क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। नालंदा विश्वविद्यालय जलाया था 1198 ईस्वी में, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था बख्तियार खिलजी। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति कौन है? बख्तियार खिलजी, और गुरु का नाम है बख्तियार काकी। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक योग शासक था, लेकिन यह क्या किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक खलीफा से खिलत जो होता है, देखिए अब मुस्लिम शासक अगर कोई है तो उसका पहले प्रथा था कि अगर कोई मुस्लिम शासक बनेगा तो क्या करेगा? खलीफा से जाकर के तुर्की में जो खलीफा होता है उससे जाकर के एक खिलत लेगा, एक डिग्री लेगा। तो क्या किया था? यह खलीफा से खिलत नहीं लिया था, खलीफा से खिलत नहीं लिया था, ठीक है। यह खलीफा से खिलत नहीं लिया था, इसीलिए मुस्लिम धर्म में लोग इन्हें वास्तविक शासक नहीं मानते थे, और यह गुलाम वंश के वास्तविक शासक नहीं है, ठीक है। खलीफा से खिलत नहीं लिया था। और जब देखिए, और ये क्या करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक? बख्तियार काकी जो गुरु है, गुरु के याद में जो मेरे गुरुजी, जैसे मेरे दादा परदादा सब खूब भुला गया, मेरे गुरुजी भी एक दिन अगर इनका मृत्यु हो जाएगा तो इनको भी सब भुला जाएगा, इसलिए अपने गुरु बख्तियार काकी की याद में यह एक कुतुब मीनार बना देते हैं। कुतुब मीनार कौन बनाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए कुतुब मीनार अगर क्वेश्चन आया कुतुब मीनार कौन बनाया तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन हकीकत बात ऐसा नहीं है। देखिए जो ये है जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार का नींव जो होता है, नींव रखा है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या किया है? कुतुब मीनार का नींव रखा है, लेकिन इसको पूर्ण रूप से बनाया है। पूरा किया कौन है? पूरा किया है इसी का जो गुलाम आएगा, फिर इसका गुलाम आएगा इल्तुतमिश, ठीक है। और लेकिन जब क्या होता है, एक बार जो उससे जो ठनकता है तो उससे क्या होता है, ये इस पर गिर जाता है, जिसके कारण ये टूट जाता है। इसका पुनः मरम्मत कौन करवाता है? मरम्मत करवाता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक इसका मरम्मत करवाता है, ठीक है। सिर्फ ऐसे कुछ नहीं कहा कुतुब मीनार कौन बनाया है तो कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन कुतुब मीनार का नींव कौन रखा तब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार को पूर्ण रूप से बनाया कौन है? तो इल्तुतमिश। कुतुब मीनार को मरम्मत कौन करवाया है तो होगा फिरोज शाह तुगलक। अब क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या एक बनाता है? कुतुब मीनार, और एक बनाता है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा,
यह क्या करता है, 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन में ही जा करके, और यह एक हिंदू का मंदिर था, इसको तोड़ करके मस्जिद के मंदिर के रूप में उसका वो डिजाइन कर देता है। उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा तैयार कर देता है, मात्र 2.5 दिन में। तो क्वेश्चन आएगा 2.5 दिन का झोपड़ा कौन बनाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार कौन बनवाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक। यह कुतुल इस्लाम मस्जिद भी बनाता है, कुतुल इस्लाम मस्जिद। कुतुल इस्लाम मस्जिद कौन बनाता है? तो कुतुल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक बनाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुब मीनार और कुतुल इस्लाम मस्जिद कौन बनाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा क्वेश्चन आया कहाँ है? तो अजमेर में। अजमेर, ये इंपॉर्टेंट है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो अजमेर राजस्थान में। अजमेर राजस्थान में। कुतुल इस्लाम मस्जिद कौन बनाता है? 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुब मीनार, तो सब बनवाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन मीनार क्यों बनवाता है? तो अपने गुरु बख्तियार काकी के याद में कुतुब मीनार बनवाता है। लेकिन यह कुतुब मीनार को पूर्ण नहीं कर पाता है। इसका कारण क्या है? कुतुब मीनार नहीं पूरा होने का कारण सबसे बड़ा यही है, जो यह क्या करता है, जब बनाने का नींव डालता है उसके बाद जो कुतुब मीनार ये है क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक ये मर जाता है और ये इसका मृत्यु हो जाता है। मृत्यु कैसे होता है? तो इसका मृत्यु होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक शासन करता है 1206 से लेकर के 1206 से 1210 तक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु 1210 में हो जाता है, जब वह क्या करता है, पोलो खेलते रहता है। पोलो, घोड़ा से जो खेलने वाला पोलो खेलते समय, ये पोलो एक खेल है जिसको मान के घोड़ा हॉकी टाइप का है, जो घोड़ा से कोई भी व्यक्ति दौड़ता है उसके बाद घोड़ा से ही मारता है, घोड़ा पर से ही नीचे मारता है और एक जगह दूसरे जगह गोल करने का प्रयास करता है, जिसके कारण जब नीचे सर किया था और जब मारा था तो उसमें क्या हो गया, उस गिरने के बाद उसके घोड़ा ही कुचल दिया और उसके बाद इसके कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो गया पोलो खेलते हुए, ठीक है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता है इसी का गुलाम। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम आता है गुलाम इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन आता है? इल्तुतमिश। और उसके बाद आता है कौन? इल्तुतमिश। तभी तो इल्तुतमिश आता है, तभी तो क्या करता है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का पुनः निर्माण करवाता है। इसलिए इरेज करते हैं नीचे से, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए अब क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता है इसी का सेनापति, इसका अगला शासक कौन आता है? इल्तुतमिश। और ये आने के बाद सबसे बड़ा काम यही करता है, जो खलीफा से खिलत ले लेता है। तो यह इल्तुतमिश खलीफा से खिलत लिया था या नहीं? तो खलीफा से खिलत लिया था, यह खलीफा से खिलत लिया था। इल्तुतमिश क्या किया था? खलीफा से खिलत लिया था। इसीलिए इल्तुतमिश को ही ये गुलाम वंश का वास्तविक शासक माना जाता है। वास्तविक शासक इसे माना जाता है इल्तुतमिश को। गुलाम वंश का वास्तविक शासक कौन है? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश। क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से, कुतुबुद्दीन ऐबक का राजधानी लाहौर था, तो यह लाहौर से अपनी राजधानी दिल्ली ले गया, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक
यह लाहौर से अपनी राजधानी दिल्ली ले गया, तभी तो इस सल्तनत का नाम हो गया दिल्ली सल्तनत, क्योंकि इसके बाद जितना शासक आएगा वो राजधानी दिल्ली रखेगा, और दिल्ली से जो अलग ले जाने का प्रयास करेगा वो मान कि चौपटे शासक है, और वो चौपटे काम करेगा दौलताबाद। तो चलिए अभी सब शासक दिल्ली राजधानी रखेगा, तो अभी दिल्ली ही जानते हैं, तो दिल्ली अभी भी भारत की राजधानी दिल्ली है। तो इल्तुतमिश वास्तविक शासक था, हाँ था, क्योंकि खलीफा से खिलत यह लिया था। यह लाहौर से अपनी राजधानी को दिल्ली लाया, इसलिए इसको वास्तविक शासक माने कि दिल्ली सल्तनत तब इतना नाम पड़ा। उसके बाद इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है, तो यह देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक था गौरी का गुलाम, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है इल्तुतमिश, इसलिए इसे कहा गया है गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम। गुलामों का गुलाम किसे कहा गया है, तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा गया है, क्योंकि गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इसके कहा गया है गुलामों का गुलाम। देखिए जब कुतुबुद्दीन ऐबक मरा था तो उसके बाद इसी का बेटा आराम सा शासक बना था, आराम सा, लेकिन क्या हुआ, आराम सा ये चौपट लोल निकल गया। ये आराम सा क्या किया, ये सोने नाम से ही पता चल रहा है चौपट होगा ही। आराम सा क्या किया, ये बहुत दिन सोते रहता था, जिसके कारण क्या किया, इसी सोने का नाजायज फायदा उठा लिया इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश से मार दिया, और यह 1210 से 1211 यानी कि मात्र 1 साल तक शासन किया था। उसके बाद आ गया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1211 से लेकर के 1236 तक शासन किया। इल्तुतमिश 1211 से लेकर के 1236 तक शासन किया है, और यह सबसे ज्यादा गुलाम मसूद में सबसे ज्यादा दिन तक शासन करने वाला शासक इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश बात किया जाए तो इल्तुतमिश है इलवरी वंश के, इलवरी वंश के। कुतुबुद्दीन ऐबक दूसरा वंश का था, दूसरा वंश का चाहता तो फिर एक नया वंश स्थापित कर लेता, लेकिन नया वंश होता तो फिर मान कि एक ही शासक के बाद नया वंश चेंज, तो ये भी बात सही नहीं लगता है, इसलिए और ये नहीं चेंज किया वंश अपना, और ये गुलाम वंश में ही रह गया कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक हकीकत में इलवरी वंश के था, ठीक है, लेकिन गुलाम वंश में ही रह गया इलवरी, माने कि चलिए उसके बाद वास्तविक शासक इसी को माना गया है। लाहौर से अपनी राजधानी दिल्ली लाया। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को। यह कुतुब मीनार को पूर्ण रूप से बनवाया कौन, इल्तुतमिश। उसके बाद ये अच्छा काम किया था, तो पहले ये आप इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम बतलाते हैं। तो आप सब ये नोट कर लिए होंगे, अच्छा इसी जगह चलिए। इसके बाद अगर आपको मतलब तो इल्तुतमिश और काम क्या किया है, तो इल्तुतमिश क्या है, चालीसा दल का शुरुआत किया है। चालीसा दल, चालीसा दल का शुरुआत किसने किया है, इल्तुतमिश। अच्छा इल्तुतमिश ने न्याय व्यवस्था में मान कि एक न्याय व्यवस्था के लिए एक कानून लाया था, और बोल रहा था क्या इल्तुतमिश, अगर किसी व्यक्ति को न्याय चाहिए तो वो शुक्रवार के दिन यानी कि जुम्मा के दिन क्या करे, तो लाल वस्त्र पहन करके जुम्मा के दिन मस्जिद में आए। न्याय व्यवस्था में क्या किया था, लाल वस्त्र पहनकर जुम्मा के दिन मस्जिद में आए, यह एक मान कि न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए कानून लाया था। अगर किसी व्यक्ति को न्याय चाहिए तो लाल वस्त्र पहन करके जुम्मा के दिन मस्जिद में आए। चालीसा दल की शुरुआत किसने, बहुत इंपॉर्टेंट है, चालीसा दल की शुरुआत किसने किया, इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है, ठीक है। न्याय व्यवस्था में एक बहुत अच्छा ही कानून लाया था इल्तुतमिश। देखिए अच्छा बख्तियार कुतुबुद्दीन ऐबक का अगर अन्य नाम जाने कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो यह लाखों में दान देता था। क्या करता था, लाखों में दान देता था, इसलिए इसे कहा गया है लाख बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक का अगर जाने और नाम कुतुबुद्दीन ऐबक का, इसे लाख बख्श कहा जाता था, लाख बख्श, ठीक है।
और इसको यह एकमात्र ऐसा शासक था जिसको पूरा दिल्ली सल्तनत का इसको पूरा कुरान याद था, पूरा कुरान, इसलिए इसको बोला जाता है कुरान खान। कुरान खान, कुरान खान, कुरान खान। उसके बाद इसको बोला जाता है हाकिम खान। यह जब दान देता था, अगर कोई व्यक्ति को मान के वो सक्षम नहीं था देने में, तो ये क्या कर देता था, छोड़ देता था, इसलिए बोला जाता है इसको हाकिम खान। हाकिम खान, ठीक है। चालीसा दल का शुरुआत ये किया, इसके बाद चालीसा दल का खत्म बलबन करेगा, ठीक है। याद रखिएगा चालीसा दल का शुरुआत कौन किया है, तो ये इल्तुतमिश इलवरी वंश के शासक था। चलिए अब ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए गुलाम वंश में क्या होता है, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद आता है आराम शाह। आराम शाह था इसी का बेटा, आराम शाह, इसको मार करके इसी का गुलाम बन जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक शासक। इल्तुतमिश बन जाता है, इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश को मार देता है। देखिए इल्तुतमिश क्या होता है, तराइन का तृतीय युद्ध होता है। तराइन का प्रथम युद्ध गौरी के बीच में होता है, पृथ्वीराज चौहान। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, लेकिन इसमें होता है तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन का तृतीय युद्ध। और वो गौरी के, अब क्या होता है जब कुतुबुद्दीन ऐबक मरता है तो राजा बनने के लिए एक युद्ध होता है, तराइन का तृतीय युद्ध। यह होता है 1215 ईस्वी में, 1215 में इल्तुतमिश और होता है यालदोज के बीच में, यालदोज, इल्तुतमिश और यालदोज के बीच में होता है। इसमें इल्तुतमिश जीत जाता है और यालदोज हार जाता है। तभी तो ये इल्तुतमिश क्या करता है, इल्तुतमिश आकर के कुतुबुद्दीन आराम शाह के बाद यह शासन करने लगता है, ठीक है। ये बात जान लीजिए। चलिए अब इल्तुतमिश के बाद इसी का बेटा आता है शासन करने, रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन, लेकिन यह लोल निकल जाता है। ये भी हकीकत में बता रहने के कारण यह शासन नहीं करता था, लेकिन इल्तुतमिश मरने से पहले बोल गया था जो मेरे बाद अगला शासक मेरी बेटी बनेगी रजिया सुल्तान। तो रुकनुद्दीन को मार करके इसकी बहन रजिया सुल्तान शासन करती है। और यह दिल्ली सल्तनत के, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की एकमात्र मुस्लिम महिला थी। और इसी के बारे में पढ़ते हैं, तो यह थी दिल्ली सल्तनत के एकमात्र महिला शासिका, मुस्लिम महिला या महिला शासिका, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, ये रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान क्या होता है, जब रजिया सुल्तान राजा बनते हैं तो इल्तुतमिश जो चालीसा दल जो शुरुआत करता है, कौन, इल्तुतमिश, तो चालीसा दल का यह वैल्यू नहीं करती है। चालीसा दल का मन की वैल्यू नहीं लेती है। और चालीसा दल अगर कुछ कहता है तो उसका मान की उसका बात नहीं मानती है, कौन, रजिया सुल्तान। उसके बाद क्या होता है, रजिया सुल्तान का जो अस्तबल का मंत्री था, अस्तबल मंत्री मलिक याकूब चालीसा दल के लोग का जब वैल्यू नहीं लेता है, वैल्यू नहीं करती है, तो जब वैल्यू नहीं करती है रजिया सुल्तान, तो मलिक याकूब जो है, मलिक याकूब इस मान की ये सब बोलने लगता है। जो चालीसा दल के लोग सब झूठों के हल्ला फैला देता है जो रजिया सुल्तान मलिक याकूब से फसल है। तो ये मलिक याकूब से फसल है। हकीकत में
जब रजिया सुल्तान का जो पुस्तक है वो पलटा गया तो बाद में पता चला क्या कि हाँ रजिया सुल्तान क्या थी, मलिक याकूब से फंसी हुई थी, माने कि नाजायज संबंध था। रजिया सुल्तान बाद में जाकर के घोषणा कर देती है कि हम शादी करने वाले हैं, किससे, तो अपने अस्तबल मंत्री से, मलिक याकूब से। लेकिन उसी के बीच में इस रजिया दिल्ली माने कि रजिया सुल्तान के ही एरिया में एक अल्तुनिया था, अल्तुनिया, तो अल्तुनिया से इसको हो जाता है युद्ध। जब अल्तुनिया से युद्ध होता है तो अल्तुनिया से जब युद्ध करने जाती है रजिया सुल्तान तो युद्ध में अल्तुनिया भारी पड़ जाता है, जिसके बाद अल्तुनिया से ये रजिया सुल्तान क्या करती है, युद्ध हार जाती है। और जब रजिया सुल्तान युद्ध हार जाती है तो ये अल्तुनिया से बोलती है क्या तुम मेरे से शादी करोगे, और अल्तुनिया इसके सूरत पे पिघल जाता है और अल्तुनिया क्या कर लेता है, रजिया सुल्तान से शादी, तो ये पति हो जाता है, पति, और ये जो हम सब जानते हैं एक्स बॉयफ्रेंड हो जाता है, एक्स बॉयफ्रेंड हो जाता है। लेकिन बाद में मलिक याकूब इससे प्रतिशोध लेने के लिए ये बेचारा क्या करता है, मेहंदी लगा करके तैयार था जो कब आएगी रजिया तो शादी करेगी। बाद में पता चला क्या, जब युद्ध से आई तो जीत करके नहीं, हार करके आई, और वो मलिक अल्तुनिया से शादी कर लिया। और अल्तुनिया इस बात से खुश था, जब हम इसी के दरबार में पले रहते थे, अब इसे शादी कर लिए, और शादी करने के बाद बहुत अच्छा ही हुआ इसको। जब यह शादी कर लिया तो सोच रहा था कि हम कभी न कभी राजा बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब यह आ रहा था रजिया सुल्तान और अल्तुनिया, तो इसी को चालीसा दल वाला क्या कर दिया, चालीसा दल क्या करवा दिया, मरवा दिया। चालीसा दल मरवा दिया किसको, तो रजिया सुल्तान और अल्तुनिया को, दोनों को मरवा दिया। और चालीसा दल में भी हाथ था और मलिक याकूब को, सबको कौन मरवा दिया, चालीसा दल को मरवाने के बाद अच्छा रजिया सुल्तान शासन करती है मात्र 4 साल। या जब इल्तुतमिश मरता है, इल्तुतमिश देखिए इसका बतला दिए, इसका बतला दिए, सबका बतला दिए, और ये रजिया सुल्तान करती है 1236 से लेकर के 1240 तक शासन। रजिया सुल्तान, क्वेश्चन है क्या रजिया सुल्तान योग शासिका थी? हाँ, रजिया सुल्तान बहुत ही योग शासिका थी। गुलाम वंश के सबसे योग शासिका रजिया सुल्तान ही थी, रजिया सुल्तान योग शासिका थी। लेकिन बस इसका एक ही गड़बड़ बात था, रजिया सुल्तान का असफल होने का कारण था महिला। रजिया सुल्तान असफल क्यों हुई थी, क्योंकि यह महिला थी। रजिया सुल्तान योग शासिका थी, योग शासिका थी, लेकिन असफल होने का कारण महिला होना था। ये असफल हुई क्यों, तो इसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि यह महिला थी, इसलिए। और ये बेचारी विश्वासघात भी कर दी, क्योंकि ये बेचारी अल्तुनिया अच्छा रजिया का भी क्या गलती है, ये तो युद्ध बेचारी करने गई थी। बाद में मलिक याकूब का भी गलती है, जो ज़्यादा विश्वास कर लिया था, बेचारा मेहंदी उदी लगा करके तैयार था कि कब शादी होगा रजिया से, और ऐसा नहीं हुआ। तो चलिए अब इसको इरेज करते हैं। और क्या करते हैं, रजिया के बाद आता है बहराम शाह शासक। कौन आता है, बहराम शाह। तो इसके बाद शासक कौन आता है, बहराम शाह। इसके बारे में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जान लीजिए। इसी के दरबार में एक कवि रहता था, मिनहाजुल सिराज। और इसी का पुस्तक का नाम है तबकाते नासरी। तबकाते नासरी, ठीक है। क्या रजिया सुल्तान चालीसा दल का वैल्यू लेती थी? नहीं लेती थी। उसके बाद रजिया सुल्तान के बाद शासक आता है बहराम शाह।
बहराम शाह अच्छा शासक नहीं था और यह नहीं अच्छा शासक था, इसलिए इसको मरवा देता है। और इसके बाद बहराम शाह के बाद बनता है नसरुद्दीन मोहम्मद अलाउद्दीन बनता है पहले, अलाउद्दीन नसीर शाह उसके बाद शासन करता है वह नसरुद्दीन मोहम्मद नसरुद्दीन शाह दिल्ली सल्तनत के सबसे कम खर्चीला शासक था। ये सबसे कम खर्चीला शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत के नसरुद्दीन शाह। यह अपना जिंदगी टोपी सील करके, यानी कि टोपी सिलता था, टोपी को बेचता था, उसी से जीवन यापन करता था। इसका पेशा था तो टोपी सीना, ठीक है, इसका पेशा था। क्या होता है जब बहराम शाह शासक करता है तो बहराम शाह लोल शासक निकल जाता है, इसको कौन मरवा देता है? अलाउद्दीन नसीर शाह। और अलाउद्दीन नसीर शाह को मरवा देता है नसरुद्दीन शाह। किससे मरवा देता है? नसरुद्दीन शाह मरवाता है बलबन से। किससे मरवाता है? बलबन। और जब नसरुद्दीन शाह मर जाता है तो इसका अगला शासक बनता है बलबन। अगला शासक कौन बनता है? बलबन। यह पूरे दिल्ली सल्तनत के बलबन था ईरान के। तो देखिए जब नसरुद्दीन शाह शासक आता है तो यह कम खर्चा करता है और टोपी सिलकर जीवन यापन करता है। इसके बाद क्या करता है? नसरुद्दीन शाह के बारे में और जानिए तो नसरुद्दीन शाह चालीसा दल में बलबन को शामिल कर देता है। चालीसा दल में, यह चालीसा दल में तुर्क लोग ही शामिल होते थे, लेकिन चालीसा दल में ईरान के व्यक्ति बलबन को शामिल करता है और बलबन नसरुद्दीन शाह का विश्वास जीत लेता है, क्योंकि ये बलबन से ही मरवाया था किसको? अलाउद्दीन नसीर शाह को। तो बलबन क्या करता है? नसरुद्दीन शाह से विश्वास जीत लेता है और उसके बाद ये चालीसा दल को बलबन कहता है ये चलिए अगला महीना में घोटाला करना है, वो घोटाला करना है। और जब राजी हो जाता था तो बलबन नसीर शाह क्या कर देता था? देखिए अगला महीना में घोटाला होने वाला है, ऐसे नहीं मान की सातिर दिमाग के था बलबन। अब बलबन बतला देता था अगला महीना में घोटाला होगा, घोटाला करेगा चालीसा दल के लोग। तो चालीसा दल को मान की चालीसा दल पर से विश्वास किसको खत्म हो जाता है? नसरुद्दीन शाह को। और उसके बाद नसरुद्दीन शाह का जब मृत्यु होता है उसके बाद शासन कौन बनता है? बलबन। और यह बलबन क्या कर देता है? चालीसा दल समाप्त कर देता है। तो चालीसा दल शुरुआत कौन करता है? इल्तुतमिश। और समाप्त कौन करता है चालीसा दल का? चालीसा दल का समाप्त कर देता है बलबन। ठीक है, बलबन कहाँ के था? ईरान के। इसका पूरा नाम था, पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, और इसको नसीर शाह ने क्या चीज का उपाधि दिया था? तो नसीर शाह ने उपाधि दिया था उलूग खां के। उपाधि क्या चीज के दिया था? उलूग खां। तो उलूग खां की उपाधि किसका है? तो बलबन के। ठीक है, और बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन। यह चालीसा दल को समाप्त किया था। यह ईरान से आने वाला, चालीसा दल में शामिल होने वाला एकमात्र व्यक्ति था और ईरान का एकमात्र शासक था। ये वो चालीसा दल में शामिल होने के बाद चालीसा दल को जब राजा बनता था चालीसा दल को खत्म कर देता है बलबन। भारत में रक्त एवं लौ की नीति के जनक बलबन है। भारत में बलबन के बारे में क्या जाने? तो बलबन के बारे में रक्त एवं लौ की नीति किसने लागू किया? रक्त एवं लौ की नीति तो बलबन। ठीक है, बलबन सबसे योग्य शासक में से एक था दिल्ली सल्तनत। देखिए हमको दिल्ली सल्तनत में इतना शासक को नहीं पढ़ना है, अंतिम अखनी आएगा कैकुबाद और कैमौस। तो ये नोट कर लीजिए। इसको बाद कौन सा शासक आएगा बलबन के बाद?
इरेज कर दे, अच्छा इरेज कर ही देते हैं। अब बलबन के बाद शासक कौन बनता है? बलबन के बाद, तो बलबन के बाद आता है कैकुबाद। कैकुबाद, अब कैकुबाद के बाद सबसे अंतिम में आता है कैमर्स, शमसुद्दीन कैमर्स। शमसुद्दीन कैमर्स, ठीक है। गुलाम वंश के अंतिम शासक कहा जाता है शमसुद्दीन कैमर्स से। बलबन के बारे में चलिए देखिए, सबसे संस्थापक कौन है? संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, संस्थापक। और वास्तविक शासक है इल्तुतमिश, वास्तविक शासक है इल्तुतमिश। एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका, महिला इधर से होगा, महिला शासिका रजिया सुल्तान। उसके बाद हमको पढ़ना है बलबन को। बलबन योग शासक था, ठीक है। इतना शासक है गुलाम वंश का। यह अंतिम शासक को शमसुद्दीन कैमर्स को मरवा देता है। खिलजी वंश के शासक जो प्रथम शासक रहता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसको कौन मरवाता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और एक नया वंश स्थापित कर देता है खिलजी वंश। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए और उसके बाद हम बतला रहे हैं खिलजी वंश के बारे में। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा इबारत याद रख लीजिए। बलबन के दरबार में अमीर खुसरो रहता था। अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता था? बलबन के दरबार में। यह अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी तक रहेगा, बहुत दिन तक ये जीता है। बलबन के बाद कैकुबाद के बाद शमसुद्दीन कैमर्स, उसके बाद आएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उसके बाद आएगा अलाउद्दीन खिलजी। उसके दरबार तक रहेगा अमीर खुसरो। थोड़ा सा इसमें क्या, चलिए इसको इरेज करते हैं। इल्तुतमिश से थोड़ा सा ये बात याद रख लीजिएगा, इल्तुतमिश के दरबार में ही जियाउद्दीन मांगवर्नी आया था, भाग करके चंगेज खा के डर से, मंगोल के डर से आया था भाग करके। किसके दरबार में? इल्तुतमिश के दरबार में। और इल्तुतमिश को शरण दे दिया था। बाद में पता चला इल्तुतमिश को जो चंगेज खा के डर से आया है, उसको फिर मार करके जियाउद्दीन मांगवर्नी को बेला दिया इल्तुतमिश। अब दिल्ली सल्तनत का अगला शासक, दिल्ली सल्तनत का अगला वंश आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश, क्योंकि हम बतलाए थे श्री गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। खिलजी वंश कब से कब तक रहता है? तो 1290 से लेकर के 1320 तक। 1290 से लेकर के 1320 तक कौन सा वंश रहता है? खिलजी वंश। इससे क्या याद रखना है? तो सबसे कम दिन तक कौन सा वंश शासन करता है? तो ये वंश करता है खिलजी वंश, ठीक है। सबसे कम दिन तक शासन करने वाला वंश कौन है? तो ये खिलजी वंश है। सबसे कम दिन तक शासन करता है खिलजी वंश। उसके बाद खिलजी वंश के संस्थापक, तो गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमर्स को कौन मरवाता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। फिरोज पूरा नाम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। ये संस्थापक रहता है। यह उदारवाद शासक रहता है। यह उदारवाद, उदारवाद शासक क्या होता है? ये जब इसने अपने भतीजा, दिल्ली सल्तनत यहाँ दिल्ली राजधानी में, जब इसने अपने भतीजा को भेजा था दक्षिण भारत जीतने के लिए, तो ये देखिए
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी क्या बोला था, अपने भतीजा को भेजा था दक्षिण भारत जीतने के लिए। तो दक्षिण भारत जीतने के लिए भेजा, तो ये उसका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद भी शासक वो बनता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी क्या करता है, अपने भतीजा अलाउद्दीन खिलजी को भेजता है दक्षिण भारत जीतने के लिए। दक्षिण भारत तो यह जीत लेता है, लेकिन यह आता है सही, लेकिन यह भाग जाता है इस एरिया में, इलाहाबाद के एरिया में। और इलाहाबाद के एरिया में शासन करने लगता है। बाद में जाकर के जब पता चलता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को यहाँ पर, ये यहाँ से जाता है हिसाब लेने यहाँ पर, तो ये अलाउद्दीन खिलजी किसको मार देता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। तो इससे पहले देखिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का कुछ सेनापति रहता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का नुसरत खान, जो गुजरात को जीतता है। गुजरात अभियान कौन क्या है, तो जलालुद्दीन खिलजी का सेनापति नुसरत खान। और मंगोल से कौन लड़ा है, जफर खान किसे लड़ा है, मंगोल से लड़ा है। दक्षिण भारत कौन जीता था, इसी का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी जीता है। और यह भाग जाता है इलाहाबाद। और जब इलाहाबाद में जाता है जलालुद्दीन खिलजी यहाँ से यहाँ पर क्या चीज करने, हिसाब मांगने, जो तुम गया वहाँ से धन जो लूटा यहाँ पर जीत करके लूट करके ले गया है, वो धन हमको दे दो या हिसाब किताब कर दो, या कितना लाया लूट करके। तो जैसे ही गया यहाँ पर, इसको कौन मार दिया, अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन उससे पहले ये नुसरत खान जब यहाँ से गुजरात से जब जीत लिया था, गुजरात को जीता था, तो एक गुलाम को खरीद कर लाया। उस गुलाम का नाम था मलिक कफूर को 1000 दिनार में खरीद कर लाया था। 1000 दिनार किसे कहा जाता है, मलिक कफूर को, क्योंकि 1000 दिनार बहुत ही ज्यादा रकम होता है। और यह एक गुलाम था मलिक कफूर। देखिए गुलाम क्या होता है, तो किसी व्यक्ति को पहले के जमाना में मेला से खरीद करके लेकर के लाया जाता था, और गुलाम बहुत ही हट्टा कट्टा होता था। तो यह मलिक कफूर को खरीद कर लाया था कौन, नुसरत खान दिया किसको, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब गया, तो अलाउद्दीन खिलजी को तोहफा दिया जे मलिक कफूर को, तो जे तुम्हारा योग बहुत ही योग्य गुलाम है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी को दिया, तो अलाउद्दीन खिलजी इस माने कि इसके सेनापति नुसरत खान सबको, जो इसका बॉडीगार्ड रहता है, क्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का, उसका क्या कर देता है, मरवा देता है। किससे, मलिक कफूर से ही। ठीक है। उसके बाद यहाँ का शासक कौन बन जाता है, अलाउद्दीन खिलजी। अब बाद में जाकर के अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन हो जाता है, जफर खान, नुसरत खान और मलिक कफूर। लेकिन जब यहाँ से लड़ने जाता है जफर खान किससे, मंगोल से, तो मंगोल से लड़ करके क्या हार जाता है, नुसरत खान जीत जाता है। और फिर अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बनता है, अलाउद्दीन खिलजी जब यहाँ का शासक कौन बनता है, अलाउद्दीन खिलजी जब शासन बनता है, तो दिल्ली अभियान के लिए किसको भेजता है, तो मलिक कफूर को, दक्षिण भारत को जीतने के लिए किसको, और दक्षिण भारत को जीत लेता है। और ठीक है। और यहाँ पर ये प्रताप रुद्रदेव को भी हरा देता है, जिससे पहली बार हीरा किसको मिला था, हैदराबाद के गुलकुट्टा की खान से प्रताप रुद्रदेव को, उसको हरा देता है कौन, मलिक कफूर। दक्षिण भारत को जीत लेता है मलिक कफूर। ठीक है। तो क्वेश्चन है अलाउद्दीन के क्या सेनापति, तो अलाउद्दीन के 3 सेनापति था, 3 गो। एक था जफर खान, मंगोल से लड़ते हुए कौन मारा गया, जफर खान। उसके बाद एक था ये, दूसरा नुसरत खान, खाया खान हुआ, और तीसरा मलिक कफूर। मलिक कफूर ऐसे माने हिजरा था। इसको महिलाओं को सुरक्षा के लिए लाया गया था। लेकिन यह इतना ज़्यादा योग था, जिसको सेना में भर्ती कर लिया, सेनापति बना दिया कौन, तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। तो ये इरेज करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी अपने लाइफ में
सबसे प्रमुख युद्ध 1303 ईस्वी में सबसे प्रमुख युद्ध अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख युद्ध है। 1303 में प्रमुख युद्ध 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ का युद्ध है। चित्तौड़ का युद्ध, चित्तौड़ में युद्ध हुआ है 1303 में, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन vs रतन सिंह के साथ हुआ है। रतन सिंह 1303 ईस्वी में रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी में होता है। रतन सिंह हार जाता है और अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है। यह रतन सिंह मेवाड़ का शासक था। मेवाड़ का, चित्तौड़ का युद्ध नहीं कहिए, मेवाड़ से युद्ध हुआ है, मेवाड़ का युद्ध कहिए। चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़, चलिए छोड़िए। तो अलाउद्दीन खिलजी का जीवन का सबसे प्रमुख युद्ध है 1303 में अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के बीच में, जिससे अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है। और जीतने का कारण था जब रतन सिंह के गुरु, जब राघव चेतन रहता है, रतन सिंह के गुरु राघव चेतन, और जब रतन सिंह की पत्नी जब आती है पद्मावती, तो पद्मावती राघव चेतन को पसंद आ जाता है और राघव चेतन चाहता है कि मेरा पत्नी हो जाए, जिसके कारण बाद में रतन सिंह उसको दंड देता है। तो पद्मावती बोलती है इसको देश निकाल दीजिए, इस राज्य से निकाल दीजिए, और निकाल देता है। तो राघव चेतन जब जाता है अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ, और अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ जब जाता है राघव चेतन, तो वहाँ पर पद्मावती का बहुत ज़्यादा बड़ाई कर देता है। जिस दुनिया में कोई खूबसूरत महिला है तो वह है पद्मावती, ठीक है। और यह पद्मावती और रतन सिंह से प्रतिशोध लेना चाहता था कौन? राघव चेतन। इसका गुरु कौन था? राघव चेतन। प्रतिशोध लेना चाहता है। जब प्रतिशोध लेना चाहता है तो अलाउद्दीन खिलजी को बोलता है, और अलाउद्दीन खिलजी इसीलिए बोलता है एक युद्ध जश्न के नाम। एक युद्ध किसके नाम? तो जश्न के नाम। और यह अलाउद्दीन खिलजी राघव चेतन की बात मान करके और 1303 ईस्वी में मेवाड़ से युद्ध कर लेता है, रतन सिंह को हरा देता है 1303 ईस्वी में, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी बहुत, इस खिलजी वंश के सबसे वास्तविक शासक यही था। वास्तविक शासक। बाद में जब यह राजा बन जाता है अलाउद्दीन खिलजी, तो इसी जलालुद्दीन फिरोज खां के बेटी से शादी कर लेता है। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी का ससुर कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और चचा कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। या दामाद कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जीवन में कुछ काम करता है। वो काम क्या है? जब यह अलाउद्दीन खिलजी जाता है अपने पत्नी के साथ, पत्नी देखती है कुतुब मीनार को, तो बोलती है जी हमारे लिए भी तो कोई मीनार बना दीजिए याद रखने के लिए। तो ये अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापति को बोल करके, किसको? मलिक कफूर को बोल करके बोलता है, मलिक कफूर को जाओ मेरी पत्नी के लिए क्या बना दो? एक कुतुब मीनार जैसा ही कोई मीनार बना दो। तो अलाउद्दीन खिलजी के नाम पर बना देता है अलाई मीनार। लेकिन यह अलाई मीनार असफल हो जाता है। असफल होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? कि कुतुबुद्दीन ऐबक तो उसको इंजीनियर से बनवाया था, क्या बोलता है कुतुब मीनार, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापति से बतलाइए, सेनापति से घर बनाइएगा तो कैसे क्या बनाएगा? मारपीट करने वाला जानता है कि घर बनाने का तरीका जानता है। मलिक कफूर उसका नींव अच्छा से नहीं दे पाता है, और थोड़ा दिन के बाद कुतुब मीनार के बगल में ही बना दिया है अलाई मीनार। छोटा सा ही, ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया क्योंकि यह हिलने लगा था, इसलिए इसको छोड़ दिया गया। तो अलाई मीनार बनाता है, और अलाई मीनार के बाद कुतुल इस्लाम मस्जिद जो बनाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुल इस्लाम मस्जिद में दरवाजा बनाता है अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा कौन बनाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी दो काम माने कि बनाता है, दो, तो अलाई मीनार और अलाई दरवाजा। ऐसे अलाउद्दीन खिलजी, ऐसे अलाई मीनार, अलाई दरवाजा, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी कुछ अच्छा काम करता है। या क्या करता है? इल्तुतमिश से याद रख लीजिएगा एक बात, इल्तुतमिश इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किया था। इल्तुतमिश इक्ता व्यवस्था शुरुआत किया था इल्तुतमिश।
इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश इक्ता व्यवस्था चालू किया था। इक्ता व्यवस्था क्या होता है, वेतन के बदला क्या देगा, जमीन, ठीक है। और यह अलाउद्दीन खिलजी क्या किया था, वेतन देना शुरुआत किया था। अलाउद्दीन खिलजी क्या किया था, वेतन, वार्षिक वेतन देना शुरुआत किया था, वार्षिक वेतन, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी क्या कर रहा था, वार्षिक वेतन देना शुरुआत किया था। उसके बाद इसका और जान लेते हैं, यह पहली बार अपने यहाँ सेना रखना था, अस्थाई सेना, अस्थाई सेना रखने का शुरुआत कौन किया था, अस्थाई सेना रखने का शुरुआत किया था अलाउद्दीन खिलजी। जब अस्थाई सेना रखा तो उसको वेतन देना पड़ेगा, उसको दिया था वार्षिक वेतन, जो आपको 1 साल का वेतन एक बार ही दिया जाएगा। तो वेतन के बदले जमीन कौन देता था, इल्तुतमिश, और वेतन देने का शुरुआत कौन किया, तो ये अलाउद्दीन खिलजी, वार्षिक वेतन देने का शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी। और आगे जाएंगे तो मंथली वेतन बतलाएंगे। चलिए पहले ये जान लीजिए, अस्थाई वेतन कौन दिया, ये अस्थाई सेना को रखा है तो अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद जान लेते हैं, अस्थाई सेना रखा है तो सेना के लिए घोड़ा भी रखेगा, सेना को ड्रेस देगा, तो अस्थाई ड्रेस एक दिया, ड्रेस, नियमित ड्रेस, अस्थाई ड्रेस कौन दिया, अस्थाई पोशाक, सेना को अस्थाई पोशाक दिया ये। तो सेना को अब आना क्या बोल दिया था, सभी सेना को आना पड़ेगा एक ही ड्रेस में, नहीं तो कोई अपना स्टाइलिश कपड़ा पहन करके आ जाता था और कोई फाटल चिटल कपड़ा पहन के आ जाता था, ये भी बात गलती है सेना के लिए। इसलिए अस्थाई पोशाक दिया, अस्थाई पोशाक दिया, वार्षिक वेतन दिया, अस्थाई सेना रखा। और सेना के लिए जब घोड़ा रखेगा, तो सेना है तो घोड़ा भी रहेगा, तो सेना में किस सेना का कौन सा घोड़ा है, इसलिए सेना घोड़ा के लिए घोड़ा दागने की प्रथा चालू किया था। तो घोड़ा दागने की प्रथा कौन चालू किया था, घोड़ा दागने की प्रथा कौन चालू किया था, तो घोड़ा दागने की प्रथा सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी चालू किया था। अस्थाई पोशाक दिया और अस्थाई सेना रखा, वार्षिक वेतन दिया, ठीक है। यह माने अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख काम है। और यह कुछ प्रतिबंध लगाया, जैसे यह क्या किया था, गुप्तचर पे प्रतिबंध लगाया। और यह क्या किया, गुप्तचर पे जब प्रतिबंध लगा दिया, उसके बाद मदपान जो होता है, शराब पर प्रतिबंध, कौन सा शासक लगाया है, शराब पर प्रतिबंध, याद रख लीजिएगा, शराब पर प्रतिबंध, शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। यह क्या किया, अमीर से अमीर को मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया। अमीर से अमीर मिल रहा था, साजिश कर देता था इसके खिलाफ, इसलिए अमीर से अमीर को मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। मतलब ये 4 प्रतिबंध, प्रमुख प्रतिबंध है जो लगाया था ये अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद कुछ अच्छा काम भी करता है और ये कुछ खराब काम भी करता है। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी का ये प्रमुख काम हो गया। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का कुछ छूट गया, इतना ही अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी के बाद पहले ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बतलाते हैं। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो बतलाया, जो अमीरों से मिलने पर जो अमीरों को प्रतिबंध लगा दिया था, इसलिए वो क्या क्या था, अमीरों से फिर बाद में जाकर के वो क्या किया, ज़मीन छीन लिया। और ज़मीन छीनने के बाद जब अमीर से वो ज़मीन छीन लिया तो उस ज़मीन को खालसा भूमि में बदल दिया, ठीक है। अमीर से जो ज़मीन छीन लिया उस अमीर वो ज़मीन को खालसा भूमि में बदल दिया। उसके बाद यह 4 प्रकार के कर लगाया, कर। एक कर का नाम था जजिया, दूसरा कर का नाम था जकात, तीसरा कर का नाम था खुम्स, और एक कर था खरात। यहाँ पे लिख देते हैं, चौथा कर था खरात। इसमें 2 कर इम्पोर्टेंट है, जजिया कर, जकात कर। जजिया कर एक प्रकार का टैक्स है जो मुसलमानों पर लागू नहीं होता है, गैर मुसलमान पर लागू होता है। जजिया कर का शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम किया था जजिया कर, लेकिन जजिया कर यह अलाउद्दीन खिलजी लेता था गैर मुसलमानों से। तो इस और कोई भी अपना धर्म के लोग है, अपना धर्म से लेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे धर्म में टांग रहेगा तो प्रॉब्लम है। लेकिन जकात कर एक प्रकार का टैक्स है जो मुसलमान से ही लेता था।
यह टैक्स मुसलमान खुद अपना मन से ही देता था, माने कि ज़बरदस्ती ये टैक्स नहीं लेता था। और अभी भी ये मुसलमान ये सब टैक्स ज़कात कर देता है, जिससे मुसलमान स्वेच्छा से अपने कमाई का 1/4 भाग दान में देना, ये ज़कात कर है। खुद खराब इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, बस इतना जान लीजिए जजिया कर मुसलमान गैर मुसलमानों से लिया जाता था, ज़कात कर मुसलमानों से लिया जाता था। ये अलाउद्दीन का प्रमुख 4 गो कर था, ठीक है। और चलिए इसको इरेज करते हैं। कहता है संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उसके बाद वास्तविक शासक रहता है अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद शासन में आता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। उसके बाद शासन कौन करता है? कुतुबुद्दीन मुबारक। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। देखिए अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक है जो विशेष रूप से मुसलमान माने कि ध्यान वान नहीं देता था। यह होली का त्यौहार मनाता था। होली का त्यौहार कौन मनाता था? होली मनाता था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और इसलिए जब इसको बोला गया सब शासक खलीफा से खिलत लेता है, हम पहले बतला दिए, तब ये वास्तविक शासक है। लेकिन यह एक ऐसा वास्तविक शासक था जो खलीफा से खिलत नहीं लिया था। जब यह खलीफा से खिलत नहीं लिया तो बाद में जब कुतुबुद्दीन मुबारक इसको मृत्यु हुआ तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह आया, इसको बोला कि आप खलीफा से खिलत ले लीजिए। तो यह कुतुबुद्दीन मुबारक शाह बोला था कि अलाउद्दीन खिलजी खलीफा से खिलत लिया है, तो बोला सब जी नहीं लिया है तो हम भी नहीं लेंगे। और यह अपने आप कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खलीफा घोषित कर लिया, खलीफा। तो अपने आप को कौन सा शासक खलीफा घोषित किया था? कुतुबुद्दीन मुबारक था। यह एक महालोल जो होता है, 3 टाइप्स ऑफ लोल, बकलोल, महालोल, तो यह महालोल था। ये महालोल शासक था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। ये चौपट शराब इतना ज़्यादा पी लेता था, जबकि उससे पहले शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था अलाउद्दीन खिलजी। यह शासक इतना ज़्यादा शराब पी लेता था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, इसको खुद का पता नहीं चलता था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का जो हम कपड़ा पहने हैं कि नहीं, उघारे घूमता था। फिर बाद में अगर कहीं जाता था ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जब राजमहल से निकलता था तो यहाँ के सेनापति महाराज रुकिए आप तो कपड़ा ही नहीं पहने। ऐसा स्थिति था किसका? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का। फिर कपड़ा पहनाता था। बताइए, शासक होकर के और राजा होकर के और ऐसा करेगा। और एक समय की बात है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह क्या किया, जब उघारे घूम रहा था, जब और किसी कोई भी व्यक्ति इसको नहीं दिखा था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को, तो कुत्ता इसको रगेत दिया। बेचारा कुत्ता रगेत दिया था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को। और कुत्ता काटने दो रहा है, ये ऐसा शासक था जो कुत्ते काट लिया। जब कुत्ता को काट लिया तो कुत्ता का आवाज़ पता चला तो सब दौड़ कर गया, तो फिर कुत्ता को बचाया। बताइए, यह महालोल शासक था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। देखिए कुतुबुद्दीन मुबारक शाह लोल था। संस्थापक है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उसके बाद वास्तविक शासक अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को बचपन से ही विश्व जीतने का शौक था, इसलिए इसको विश्व विजेता भी कहा जाता है। सिकंदर को भी या इसको भी विश्व विजेता कहा जाता है। किसको? तो अलाउद्दीन खिलजी को। या कहा जाता है द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी की। बात याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह लोल होने के कारण इसको मरवा गाजी मलिक क्या करता है? बोलता है खुसरो खां को, जो सेनापति को, जो आप मरवा दीजिए, आप तो पावर है, तो खुसरो खां मार देता है। खुसरो खान किसको मरवा देता है? तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को। और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को मार देता है गाजी मलिक। ठीक है, जब खुसरो खां मारता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को, तो गाजी मलिक बोलता है देखो तो ये मरवाता साजी इसी का रहता है गाजी मलिक को। लेकिन गाजी मलिक को उस समय उतना पहुंच नहीं था, तो सेनापति से मरवाता है राजा को। सेनापति था खुसरो खां, इससे मरवा देता है कौन? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को। जब मार दीजिए, और जब मार दिया तो गाजी मलिक हल्ला कर दिया, तो खुसरो खां अपना सेनापति होकर राजा को मार दिया। और यह मार देता है किसको? खुसरो खां को। और यह गाजी मलिक एक नया वंश स्थापित कर लेता है। उस वंश का नाम था गुलाम वंश। के बाद खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश। तो गाजी मलिक
का दूसरा नाम है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। और यह कौन सा वंश स्थापित कर देता है? तो तुगलक वंश। तो इसको इरेज करते हैं और अब बतलाएंगे तुगलक वंश के बारे में। 13 से 20 के बाद अब सब खिलजी वंश के बाद अब आएगा तुगलक वंश। कौन सा वंश आएगा? तो खिलजी वंश के बाद आएगा तुगलक वंश। और तुगलक वंश के संस्थापक बन जाता है गाजी मलिक यानी कि गयासुद्दीन तुगलक। संस्थापक कौन बन जाता है? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक बन जाता है। तुगलक वंश कब से कब तक चलता है? तो 13 से 20 से 1414 तक तुगलक वंश। सबसे ज्यादा दिन तक चलने वाला वंश कौन है? तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक यह देखिए देखिए जब गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली में शासन करता है, गयासुद्दीन तुगलक, तो गयासुद्दीन तुगलक दक्षिण भारत जीतने के लिए फिर ये भेजता है। जब दक्षिण भारत जीतने के लिए गयासुद्दीन तुगलक भेजता है अपने सेनापति को, और उसके बाद वो दक्षिण भारत जब जीत करके आता है, गयासुद्दीन तुगलक जब दक्षिण भारत जीत करके आता है, इसी के मोहम्मद बिन तुगलक सेनापति, तो जब इसको याद पड़ता है यार इससे तो अच्छा है जी यहाँ पर क्या जीत ले, यहाँ पर जीत लेते हैं बंगाल को। अब बंगाल को जब जीतने गया, तो बंगाल जीता तो उसको पता चला यार इससे तो अच्छा दक्षिण भारत था, क्योंकि दक्षिण भारत मैंने कि बहुत ही ज़्यादा इससे अमीर था, क्योंकि यहीं पर हीरा सबसे बड़ा कोहिनूर हीरा है, यही हैदराबाद के गोलकुंडा के खान से मिला। तो दक्षिण भारत में जीतने गया था तो दौलताबाद को, दौलताबाद बाद में गया बंगाल के एरिया में जीतने। बंगाल के एरिया में जब गया जीतने, तो यहाँ पर देखा यहाँ के लोग सब फरी नीमक उमक खाते हैं, इतना स्थिति देंगे था बंगाल। फिर इसकी याद पड़ा हम इधर उधर कहाँ बुआ रहे हैं, हमारे ही एरिया में दिल्ली के एरिया में ही निजामुद्दीन औलिया है। निजामुद्दीन औलिया, और उस निजामुद्दीन औलिया का पास अथाह जमीन है। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया, और उसके पास अथाह जमीन है, क्यों ना हम उसी जमीन को ले ले। और जब यहाँ से गया तो यहाँ पर उसको रेस्ट करने का, आराम करने का बहुत ज़्यादा शौक था। ये चौपट यहाँ पर आराम करने लगा, इलाहाबाद के एरिया में आराम करने लगा, इस एरिया में आराम करने लगा। और अलाउद्दीन खिलजी को मोहम्मद बिन तुगलक को बोल दिया क्या, जब आप जाइए और क्या कीजिए, यहाँ पर जा कर के बोल दीजिएगा निजामुद्दीन औलिया से जे तुगलक वंश के शासक आ रहा है गयासुद्दीन तुगलक राजा, और वो तुमसे क्या लेगा, जमीन का हिसाब किताब। और जब बोला तो निजामुद्दीन औलिया क्या बोला था, दिल्ली अभी दूर है जनाब, दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। किससे बोला था? बोला था तो अलाउद्दीन खिलजी को उस समय, लेकिन बोला था किसके लिए? तो गयासुद्दीन तुगलक के लिए। अलाउद्दीन खिलजी बोले सॉरी, मोहम्मद बिन तुगलक को बोला था, लेकिन किसके लिए? तो गयासुद्दीन तुगलक के लिए, ठीक है। दिल्ली अभी दूर है किसने बोला था? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया किससे बोला था? तो गयासुद्दीन तुगलक से, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पर आता है निजामुद्दीन औलिया, यहाँ पर सोया हुआ रहता है, तो इसी के देह पर क्या कर देता है, जो बनाता है झोपड़ी उपड़ी बनाता है, जो रहने के लिए टेंट वेंट गिराता है, वो क्या होता है इसी के देह पर गिर जाता है, जिसके कारण इसका मृत्यु हो जाता है, ठीक है। तो किस शासक को घोड़ा से गिरने के बाद मृत्यु हुआ था? तो बतलाए थे पोलो खेलते हुए घोड़ा से गिर गया था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसलिए मृत्यु हुआ। इसको घर पे चपा गया, इसलिए इसको मृत्यु हो गया। गयासुद्दीन तुगलक नहर निर्माण का शुरुआत किया था, नहर
निर्माण का शुरुआत कौन किया था? तो नहर निर्माण की शुरुआत किया था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, नहर निर्माण की शुरुआत गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद शहर कौन बसाता है? तुगलकाबाद, तुगलकाबाद शहर, तुगलकाबाद शहर गयासुद्दीन तुगलक ही मैंने बसाता है। उसके बाद जब इसका मृत्यु हो जाता है चपाने से, उसके बाद बनता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद, अगला शासक मोहम्मद बिन तुगलक, और यह वास्तविक शासक रहता है। वास्तविक माने कि तुगलक वंश के सबसे वास्तविक शासक कौन है, या सबसे प्रतापी या सबसे योग्य शासक मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश के सबसे प्रतापी शासक मोहम्मद बिन तुगलक। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसी का दूसरा नाम है जौना खान। जौना खान, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा नाम क्या है? जौना खान। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक अपने लाइफ में 5 सब बहुत बड़ा गलती करता है। 5 अच्छा काम भी करता है, लेकिन 5 बहुत बड़ा गलती करता है। और सबसे पहला गलती क्या करता है? ये अपने राजधानी यहाँ से ले जाता है। जो दौलताबाद जीत लिया था तो अपनी राजधानी कहाँ ले जाता है? मंगोल, इस एरिया में मंगोल आता है। भारत के इस एरिया में मंगोल, चीन के लिए, तिब्बत के एरिया में मंगोल आता है। तो मंगोल के डर के कारण अपनी राजधानी कहाँ लेता है? दिल्ली से दौलताबाद। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी कहाँ ले जाता है? राजधानी कहाँ ले जाता है? दौलताबाद। अपनी राजधानी कहाँ ले जाता है? तो यह अपनी राजधानी दौलताबाद ले जाता है। यह सबसे बड़ी गलती रहता है। क्यों? क्योंकि यह इसके पास सबसे ज्यादा सेना 3 लाख सेना से अधिक रहता है, और यह सेना को कहाँ ले जाता है? दौलताबाद में ले जाता है। तो 1.5 लाख सेना इसी मर जाता है। जब यह निकल कर दौलताबाद में देखता है तो गर्मी के मौसम रहता है, तो देखता है तो बोलता है सेना सब आधा गायब हो गया। तो बतलाता है यहाँ के सेनापति, महाराज आपके लिए खाना रहता है, आपके लिए सब व्यवस्था रहता है, ये सेना के लिए क्या व्यवस्था रहेगा? तो खाने के भूखे प्यासे सब 1.5 लाख सेना से आधा में सेना माने की मर गया। उसके बाद बोला चलो 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 चलो, दौलताबाद राजधानी अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है, और लेकर के चल गया। फिर कहाँ पे? दिल्ली में ले गया था 1.5 लाख का, फिर आधा सेना मर गया। आधा सेना फिर मर गया। तो बाद में फिर देखा ये, तो बोला फिर आधा सेना कम गया। तो ये चौपट था ही, पहली बात ये लोल था ही, क्योंकि जब दौलताबाद राजधानी लाना ही नहीं चाहिए। जिस समय राजधानी लाया था उस समय गर्मी का मौसम था, इसलिए मृत्यु हो गया। फिर ले गया तो फिर आधा सेना मानी 75,000 के करीब में सेना बच गया था। तो सबसे बड़ी गलती क्या है? कि अपनी राजधानी दौलताबाद ले गया। तो क्वेश्चन आएगा कौन सा, मानी कि दौलताबाद किस शासक के समय राजधानी थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, उसके बाद यह क्या करता है? इस बंगाल के एरिया को जीता रहता है, तो इस बंगाल पर उस समय क्या कर देता है? यह 2 गुना टैक्स कर देता है। इस बंगाल के एरिया में 2 गुना टैक्स कर देता है। जबकि इस पर इतना विश्वास था, माने कि यहाँ की जनता को, इस एरिया के जहाँ जहाँ जीत लिया था, जहाँ पे इसका प्रभुत्व है वहाँ की जनता के, जी हाँ क्या करेगा? जब माने कि आपातकाल की स्थिति थी, जब माने पूरा सुखाड़ आ गया था, उस समय यह क्या कर दिया? दुआ पर क्या कर दिया? 2 गुना टैक्स। सुखाड़ के सोचा ये वहाँ अच्छा जमीन है, दो नदियों के बीच के जमीन को दुआ बोलते हैं, तो दुआ पर क्या कर दिया? 2 गुना टैक्स यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर इस समय स्थिति दयनीय था। तो ये दूसरी सबसे बड़ी गलती है, बंगाल के दुआ पर दुगुना टैक्स। बंगाल के द्वार पर दुगना टैक्स दिया, यह सबसे बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर कोई निपट व्यक्ति अगर टैक्स लगा देगा तो चलिए चलता है, लेकिन यह पूरे दिल्ली सल्तनत के सबसे पढ़ा लिखा, सबसे शिक्षित शासक था। दिल्ली सल्तनत के सबसे शिक्षित शासक था। 23 भाषाओं का ज्ञान था। 23 भाषाओं का विद्वान था ये, इसके पास ज्ञान था, 23 भाषाओं का ज्ञान था। इसके समय 29 को राज था। ये 29 राज पर कब्जा कर लिया था। कौन? ये मोहम्मद बिन तुगलक। और यह इतना ज़्यादा पढ़ लिया था, इसलिए इसको बोला जाता है पागल बादशाह। पागल बादशाह कहा जाता है, या रक्त पिपासु या खून चूसवा शासक।
रक्त पिपासु या खुंचुचवा शासक, खुंचुचवा शासक, रक्त पिपासु या खुंचुचवा शासक किसे कहा जाता है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक को। ये चौपट काम में गड़बड़ करता है। राजधानी दौलताबाद ले गया था जिस समय नहीं ले जाना चाहिए, दुआ पर टैक्स लगाया था जिस समय नहीं लगाना चाहिए। और यह क्या गलती किया था, जब यह माने कि इसको खुरासान से माने कि आक्रमण, खुरासान के शासक इसको माने बार बार धमकी देता था। खुरासान कमजोर राज था तब धमकी देता था और यह अपने सेना में बोल रहा था खुरासान को मिटा देना है, नस्ता नाबूद कर देना है। खूब चढ़ा दिया अपना सेना को और जब ले गया खुरासान आक्रमण के लिए। तीसरा गलती क्या है? पहला गलती द्वापर देश, दूसरा गलती पहला गलती राजधानी ले गया, दूसरा गलती बंगाल के द्वापर दुगना टैक्स कर दिया, तीसरा गलती क्या कर दिया? यह मैंने खुरासान पर जब आक्रमण करने गया था खुरासान अभियान, यानी खुरासान पर जब आक्रमण करने गया पूरे अपने सैनिक को चढ़ा दिया, जो उसको नेस्ता नाबूद कर देना है, उसको मिटा देना है खुरासान को। और जब यहाँ के सेना पूरे बारूद जैसा माने कि उग्र रूप धारण कर लिया था, तो जा करके खुरासान के राजा से यहाँ क्या कर लेता है? संधि कर लेता है। खुरासान के राजा से संधि कर लेता है तो यहाँ के जो इसका खुद का सेना इसके खिलाफ विद्रोह कर देता है। और खुद के खिलाफ विद्रोह कर देता है तो यह कराची अभियान करता है। चौथा गलती क्या है? कराची अभियान। और वह क्या करता है? अपने सेना को डर से सेना को ले जाता है एक ऊंचाई पहाड़ी पर और वहां से धकेल करके, चौथा गलती है जो धकेल करके अपने ही सेना को खुद मारवा देता है। मतलब ये ऐसा चौपट शासक है क्योंकि यह पढ़ा लिखा है और तब यह गलती कर देता है। खुरासान पर जब आक्रमण करने के लिए बोल दिया था और एक कमजोर शासक तो खुरासान जीत ही जाता, लेकिन यह जाकर के संधि कर लेता है और लड़ाई नहीं करता है। और चौथा गलती करता है जो अपनी ही सेना को या खुद पहाड़ी पर चढ़ा देता है, उसके बाद क्या कर देता है? उसको कराची अभियान में गिरा देता है। कराची अभियान करता है और उसके बाद वह गिरा देता है अपने ही सेना को। ठीक है, पागल बादशाह या रक्त पिपासु इसी को कहा जाता है। और इसी के समय पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, इसके बाद बताएंगे। इसी के समय बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य अलग हुआ था। हरियर एवं बुक्का नामक व्यक्ति बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य को अलग किया था और बहमनी साम्राज्य को हसन गंगू या बहमन शाह अलग किया था इसी के समय। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। चलिए इसको इरेज करते हैं। देखिए, पहला कारण राजधानी दौलताबाद, दूसरा बंगाल के द्वार पर टैक्स लगाया था, तीसरा कारण खुरासान अभियान, चौथा कारण कराची अभियान। और देखिए पांचवा कारण एक नोट कर लीजिएगा। पांचवा कारण क्या है? यह चौपट क्या किया था? इस समय अपना सिक्का चेंज किया था। क्या किया था? यह सिक्का चेंज किया और यह मोहम्मद बिन तुगलक सिक्का चेंज करके तांबा का सिक्का ले आया। पांचवा कारण क्या है चौपट होने का इसका? यानी कि गलती काम क्या क्या? पांचवा काम क्या क्या है गलती? तो यह सिक्का चलाया, सिक्का, तांबा का सिक्का, तांबे का सिक्का, तांबा का सिक्का चलाया। इसको हम सांकेतिक मुद्रा भी बोलते हैं। सांकेतिक मुद्रा चलाया। ऐसा चौपट था जे मान के उस सिक्का पर गेहूं का तो आसान सा माने कि एक डिजाइन बना दिया था, आसान सा डिजाइन जिसको कोई भी लोहार बनवा सकता था। और जो कोई लोहार बनवा देगा तो अपना से क्यों नहीं छाप लेगा सिक्का को। तांबा का सिक्का था, तांबा सब तो उपलब्ध था, सिक्का लोहार सब बोरा के बोरा छाप लिया और जिसके कारण इसको मान की घाटी लगने लगा तो बंद कर दिया। सब बता 7 दिन के टाइम देते हैं, 7 दिन के बाद सिक्का तांबा का बंद रहेगा। तो 7 दिन तक रात दिन एक करके लोहार सब बोरा में कस करके पिट्ठी भर ला के चलो रे करके ले गया और दे दिया छाप करके सिक्का को। इसके कारण चौपट वाला काम किया ये मोहम्मद बिन तुगलक। तो 5 को ये इसके चौपट का काम है। चलिए इरेज करते हैं। ये भी शासक होली का त्योहार मनाता था। होली का त्योहार मुख्य रूप से क्वेश्चन आएगा, होली का त्योहार कौन मनाता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक मुख्य रूप से मनाता था।
होली का त्यौहार, मुख्य रूप से यही मनाया जाता है, होली का त्यौहार। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक जौना खान के बाद यहाँ का शासक बनता है फिरोज शाह तुगलक। कौन बनता है? फिरोज शाह तुगलक। यहाँ का शासक कौन बनता है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक FST लिख देंगे, FST, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक क्या करता है? जब यह शासन करता है तो फिरोज शाह तुगलक सबसे पहले मन की यह भी कोई विशेष धर्म को मानता नहीं था, हिंदू मुस्लिम ऐसे करके कुछ भी मानता नहीं था। और यह क्या किया? फिरोज शाह तुगलक 300 शहरों का निर्माण करवाया। इसमें सबसे प्रमुख शहर था जौनपुर, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, ठीक है। तो जौनपुर शहर का निर्माण कौन करवाया? फिरोज शाह तुगलक। 1200 बगीचे का निर्माण करवाया, 1200 बगीचा का निर्माण। और यह क्या करता है? नहरों का जाल बिछा देता है। देखिए, नहर निर्माण की शुरुआत कौन किया था? गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन नहर पर नहर, यानी कि नहरों के जाल का शुरुआत, नहरों के जाल कौन बिछाया था? जाल बिछा दिया। नहरों का जाल कौन बिछाया? तो नहरों का जाल फिरोज शाह तुगलक ने बिछा दिया था। और यह क्या किया? हिंदू धर्म की जो प्रमुख पुस्तक उसको अनुवाद करवा दिया फारसी में और मानी उर्दू में, और सब दूसरे धर्म, अन्य धर्म के मानी अन्य भाषा में, और दूसरे धर्म के लोग क्या करता था? पढ़वाता था, पढ़िए में अच्छा बात है, ये अच्छा बात है, ये अच्छा बात है। क्या करता था? ये धार्मिक पुस्तकों का अनुवाद करवा दिया, धार्मिक पुस्तकों का अनुवाद करा दिया। धार्मिक पुस्तकों का अनुवाद करा दिया कौन? तो ये धार्मिक पुस्तकों का अनुवाद करा दिया फिरोज शाह तुगलक, जिसके कारण लोग इस पर लालछन लगा दिया, अच्छा फिरोज शाह तुगलक धार्मिक पुस्तकों का अनुवाद करा रहा है, यानी कि फिरोज शाह तुगलक की तो माँ सुनार है, सुनार, इसकी माँ जो है एक सुनार थी, मतलब कि हिंदू धर्म से बिलोंग करती थी, इसलिए समझ गया अच्छा हिंदू धर्म से बिलोंग करता है तो क्या कर दिया? धार्मिक पुस्तकों को पढ़वा रहा है, लालचन लगाने लगा। तो इस लालचन को हटने के लिए क्या कर दिया था? ये फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मण पर जजिया कर लागू कर दिया, ब्राह्मण पर जजिया कर। हम आपको बतला दिए जजिया कर के शुरुआत किया था मोहम्मद बिन कासिम, और जजिया कर को ब्राह्मण पर कौन लागू किया? ब्राह्मण पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक लागू किया था, लेकिन ब्राह्मण पर से हटाया था अकबर, ठीक है। फिर लागू किया था औरंगजेब, लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त किया था मोहम्मद शाह रंगीला। जजिया कर ब्राह्मण पर लागू कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक, FST। चलिए, ब्राह्मण पर जब जजिया कर लागू किया, अच्छा जजिया कर लागू क्यों किया था ये ब्राह्मण पर? क्योंकि ये अपने आप को बतलाता था जहाँ हम हिंदू शासक नहीं है, अपने आप को मुसलमान बतलाता था, मानता नहीं था, लेकिन बतलाना चाहता था जहाँ मान की विशेष माँ को नहीं मानते, मेरी माँ सुनार है, तो मैंने हम हिंदू धर्म में लपड़ा है, इसलिए ब्राह्मण पर जजिया कर लागू कर दिया। करना नहीं चाहिए, बतलाइए अपना जनता को बात सुनिए सबके, लेकिन करिए खुद के। हमेशा हम यही बात बोलते हैं, सुनिए आप सबके, लेकिन करिए खुद के। ये अपने माने सेना जनता का बात मान कर ब्राह्मण पर जजिया कर लागू कर दिया। ये भी ऊपर वाला एक काम कर दिया, ब्राह्मण पर नहीं जजिया कर लागू करना चाहिए, और ये ब्राह्मण पर जजिया कर लागू कर दिया। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के बाद अगला शासक आ जाता है मोहम्मद नसरुद्दीन महमूद शाह। इसके बाद शासक कौन आता है? नसरुद्दीन महमूद शाह। नसरुद्दीन महमूद शाह जब शासक बनता है तो नसरुद्दीन महमूद शाह चौपट आता है, और इसको मंगोल के सेनापति तैमूर लंग से मरवा देता है कौन? खिज्र खां। तो इसको मरवाता कौन है? खिज्र खां, लेकिन मारता है तैमूर लंग, ठीक है। मारता कौन है? तैमूर लंग, मंगोल का सेनापति तैमूर लंग मार देता है।
और मरवाने में हाथ था खिज्र खां को। जब ये मर जाता है तो फिर अच्छा ये मरने के बाद एक नया वंश का स्थापित कर देता है और था सैयद वंश। सैयद वंश विशेष पढ़ना नहीं है लेकिन थोड़ा सा बतला देंगे। उसके बाद लोधी वंश बतला देते हैं, जल्दी ही खत्म होने वाला है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो इसके स्क्रीन शॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, थोड़ा सा हम साइड हो जाते हैं। चलिए नोट कर लिए होंगे बस। फिरोज शाह तुगलक से एक आध को और बात याद कर लीजिए। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का यानी कि दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर, ठीक है, सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को। दिल्ली सल्तनत में हम गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश पढ़ा दिए। सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को। बस एक बात और ध्यान रख लीजिए, जो सबसे ज़्यादा दास यानी गुलाम किस राजा के दरबार में रहता था? तो ये सबसे ज़्यादा गुलाम क्या फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहता था। 1,80,000 दीवाने बंदगान कहा जाता था, दीवाने बंदगान, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में 1,80,000 दास रहता था। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा दास किस शासक के पास रहता था? तो ये फिरोज शाह तुगलक के बाद। उसके बाद आता है तुगलक वंश के बाद सैयद वंश। तुगलक वंश के बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं जो तुगलक वंश के अंतिम शासक को कौन मरवा देता है? तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद शाह को मरवा देता है सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां। खिज्र खां किसको मरवा देता है? तुगलक वंश के अंतिम शासक को। अच्छा, सैयद वंश कब से कब तक था? ये 1451 तक ये क्या बोलता है सैयद वंश रहता है। उसके बाद खिज्र खां के बाद मुबारक शाह यहाँ का शासक बनता है। मुबारक शाह और यह सबसे योग्य शासक था, योग्य शासक था। और अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम बनता है। अलाउद्दीन आलम इस सैयद वंश का अंतिम शासक और सैयद वंश का संस्थापक। देखिए योग शासक है यानी कि यह वास्तविक शासक भी है, वास्तविक शासक। और यह प्रतापी शासक भी है, प्रताप शासक, ठीक है। सैयद वंश के संस्थापक कौन है? खिज्र खां। उसके बाद आता है मुबारक शाह। मुबारक शाह सबसे सैयद वंश के सबसे योग्य शासक मुबारक शाह, सबसे प्रतापी शासक मुबारक शाह। और सबसे वास्तविक शासक कौन है सैयद वंश के? ये मुबारक शाह। उसके बाद आता है अलाउद्दीन आलम। सैयद वंश के अंतिम शासक कौन है? अलाउद्दीन आलम। अलाउद्दीन आलम सैयद वंश के अंतिम शासक है। और इसको मार देगा कौन? बहलोल लोधी। और एक वंश स्थापित कर देगा लोधी वंश। कौन सा वंश? लोधी वंश। इसके विशेष पढ़ने को है नहीं सैयद वंश में, तो छोड़ दिए हैं। उसके बाद है थोड़ा गुना है लेकिन छोड़ दिए हैं लोधी वंश। लोधी वंश के बाद आता है 14 से, यह वंश कब से कब तक शासन करता? 1451 से 1526 तक, ठीक है। 1451 से 1526 तक कौन सा वंश शासन करता है? लोधी वंश। लोधी वंश के संस्थापक लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। लोधी वंश के संस्थापक कौन है? तो बहलोल लोधी। और यह बहलोल लोधी बहलोल सिक्का चालू करता है, बहलोल सिक्का या लोधी सिक्का। या लोधी सिक्का।
सिक्का चालू करता है। और यह बहलोल सिक्का या लोधी सिक्का, इसके बाद जो शासक आएगा सब शासक फॉलो करते जाएगा, मुगल वंश आएगा। और यह सिक्का अकबर के समय तक चल रहा है, अकबर खत्म करता है बहलोल सिक्का को। खत्म कौन करेगा? समाप्त करता है अकबर। ठीक है, जब बहलोल सिक्का इसके बाद लोधी वंश में आएगा, बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, उसके बाद बाबर, हुमायूं, अकबर आता है। तो अकबर समाप्त करता है कौन सा सिक्का? बहलोल सिक्का को समाप्त करता है। लोधी वंश के संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। और वास्तविक शासक है सिकंदर लोधी। और यानी कि योग शासक सिकंदर लोधी। और अंतिम शासक आ जाता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। ठीक है, इसके बारे में कभी अलग सैयद वंश, लोधी वंश विशेष पढ़ा देंगे। बस अब मन भी नहीं कर रहा है पढ़ाने का उतना, तो बस जान लीजिए लोधी वंश कब से कब था? 1214 से 51 से 1526 तक। संस्थापक बहलोल लोधी, वास्तविक शासक सिकंदर लोधी, अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। इब्राहिम के समय ही बाबर ढाबर जो है बाबर आक्रमण किया था 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में। इब्राहिम लोधी को हरा करके और क्या कर दिया? लोधी वंश का समाप्त कर दिया। तो इब्राहिम लोधी का सबसे प्रमुख युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध। और यह हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। इब्राहिम लोधी vs बाबर, जिसमें बाबर जीत गया, इब्राहिम लोधी हार गया और लोधी वंश का समाप्ति हो गया। तो आई होप ये क्लास आप सबको अच्छा लगा होगा और छोड़ देते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।